कि ईरान भी अब दूसरे जो बेसेज हैं अमेरिका के, दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज हैं उसमें उन सब जगह पर अटैक कर रहा है। ईरान के पास जो है सो मिसाइलों का भंडार है, और वो मिसाइल का भंडार उसने 1600 फीट नीचे ज़मीन के रखा है, जहाँ पर जो अमेरिका का जो उस तरह के जो हैं उसको भी वो बेध नहीं सकता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, जो खबरें जो है, जो भी न्यूज़ चैनल देखो एक ही खबर चल रही है, वॉर। और इस वॉर को लोग जाने अनजाने या हो सकता है मीडिया ट्रायल में ही नाम दे रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दुनिया है वो 2 खेमों में बढ़ चुकी है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये बात है या नहीं है? क्या सचमुच में इसको वर्ल्ड वॉर 3 माना जाएगा, या केवल ये महज 2 देशों के बीच हो रहा युद्ध है? इस पूरे मामले में विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे, क्या है ये माहौल? क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 है या 2 देशों के बीच हो रहा मुठभेड़ है? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि इसमें दुनिया कोई बटी हुई नहीं है। और जो अरब और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत जो यहूदियों के होमलैंड की जो मांग थी, और उस मांग के अंतर्गत जब उसको इजराइल के रूप में एक देश मिला जो चारों तरफ से अरब वर्ल्ड से घिरा हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल का अपना एक महत्व है कि वो यहूदी संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय और इस्लाम संप्रदाय, तीनों का जो है सो वो केंद्र है। एक तरह से तीनों को के वर्शिप करने का वो जगह है। तो नेचुरली वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको सब लोगों को मालूम है कि 1973 में भी कॉन्फ्लिक्ट अरब और इजराइल के बीच में हुआ था। हाँ, परिस्थितियाँ बदलती चली गई हैं, और परिस्थितियाँ इस रूप में बदली हैं कि एक समय में अरब वर्ल्ड एकजुट हो रहता था इजराइल के ख़िलाफ़ में, लेकिन अब वो एकजुटता नहीं रह गई हुई है। उसके कारण ये है कि अमेरिका का वहाँ प्रभाव बढ़ता चला गया है, खास करके जो वहाँ का सऊदी अरबिया जो तेल उत्पादक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। और ईरान में भी उसका इन्फ्लुएंस था, लेकिन ईरान में ऐसा कहा जाता है कि जब शाह जो वहाँ राजा जो थे, शाह पहलवी, तो उनको भी हटाने में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। और या अमेरिका के साथ उनके कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे। हालांकि कहा जाता था कि वो अमेरिका के बहुत बड़े माने समर्थक में से हैं। लेकिन किसी तरह से जो स्थितियां बदली, उसमें देखा आपने कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। ये सब लोगों को मालूम है कि पूरे अरब वर्ल्ड में ईरान ही एक ऐसा देश है जो शिया बहुल है, और उसके जो लीडरान हैं वो सब शिया हैं। बाकी जो पूरा अरब वर्ल्ड है वो, जिसको कि हम मध्य एशिया भी कहते हैं, मिडल ईस्ट भी कहते हैं, मध्य पूर्व एशिया भी कहते हैं, या वेस्ट एशिया भी कहते हैं, पश्चिम एशिया भी कहते हैं, वो सब जो है सो सुन्नी लोगों की बहुतायत है। तो इस तरह से एक ईरान थोड़ा शिया और सुन्नी के कारण भी
वो थोड़ा सा उनमें अलगाव रहा है। लेकिन 1979 में जब वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तो उस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत वहाँ बिल्कुल जो एक खुली सोसाइटी थी ईरान की, वो बिल्कुल कंजर्वेटिव हो गई। और कंजर्वेटिव इस मामले में कि सबसे बड़ा कहर जो है वो वहाँ की महिलाओं पर आया, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है सो अपने मन के अनुसार कपड़े पहनती थीं, यूरोप से वो बहुत प्रभावित थीं, तो वो सब उनकी स्वतंत्रता छीनती चली गई। और उस स्वतंत्रता को छीनने में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। और धीरे धीरे जो आयतुल्ला खोमेनी उस समय एक लीडर बन के उभरे थे, जो सुप्रीम लीडर थे, तो आयतुल्ला खोमेनी ने पूरे ईरान को एक तरह से तब्दील कर दिया, बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिक कानूनों को लागू करके उसको किया, जिसका कि अभी तक हाल तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर महिलाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है और महिलाएं बड़ी संख्या में वहाँ मारी गई हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो एक ईरान की ये आंतरिक स्थिति है। खोमेनी के बाद उनके ही शिष्य और निकटवर्ती खामनेई, जिनकी चर्चा अभी हो रही है, आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर के रूप में। ये सुप्रीम लीडर जो होता है वहाँ का, ये एक तरह से आध्यात्मिक गुरु भी उसको कह सकते हैं आप, और एक तरह से वो गाइड करने वाला व्यक्ति होता है। तो हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति दूसरे होते हैं, लेकिन दरअसल जो सुप्रीम लीडर होता है उसको 80 सदस्यीय एक क्लरिक लोगों की, बड़े बड़े जो मुल्ला लोग होते हैं, उन लोगों का सदन है जो उनको चुनता है। तो खामनेई वहाँ पर थे और देखा आपने कि जिस तरह से अभी पिछले जून में भी 2025 के जून में भी हम लोगों ने देखा था कि अरब इजराइल में ईरान और इजराइल में कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें अमेरिका का इंटरवेंशन भी हुआ था, लेकिन वो तुरंत एक तरह से उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन इस बार जो है युद्ध हाँ इसमें एक्सकेलेट हो गया हुआ है, और इसलिए हो गया हुआ है कि ईरान भी अब दूसरे जो बेसेज हैं अमेरिका के, दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज हैं उसमें, उन सब जगह पर अटैक कर रहा है। जब आपने ईरान की अभी पूरी एक जो हिस्ट्री है वो बता दी है, पूरा परिदृश्य क्या है ये बता दी है, तो फिर मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे जाती हूँ जो चूँकि एक्स आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्स पे जो पोस्ट किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इजराइल गए थे, उसके बाद यूएई के दौरे पर अभी हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो यूएई के साथ खड़े हैं, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी वो भर्त्सना करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं, जो डिफेंस के जो सबसे ऊंचे पद पे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि लॉसेस हमारे भी होंगे। इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, हर कंट्री को वो चुनौती देती है, वहाँ के आर्मी चीफ का ये कहना और हमारे प्रधानमंत्री का यूएई के साथ खड़ा रहना इस माहौल में, ये दोनों क्या है, इसका विश्लेषण करिए। नहीं, ऐसा है कि भारतवर्ष की शुरू से नीति रही है कि हम युद्ध के खिलाफ हम रहेंगे, यानी युद्ध कहीं भी अगर दुनिया में हो रहा हो तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर शांति हो, ये भारतवर्ष की नीति रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्यों यूएई, एक मैं चीज़ को क्लियर कर दूं कि अभी यूएई की यात्रा पर वो नहीं है, वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अभी हैं। दरअसल वो इजराइल गए थे अवश्य, लेकिन इजराइल एक उनकी यात्रा थी, और कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पर को उस पर अटैक करना होता है, वो भारतवर्ष हो, इजराइल हो, कोई भी आदमी किसी राज्याध्यक्ष को ये शेयर नहीं करता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनको अटैक 2 दिन के बाद होना है इसके बारे में उनको जानकारी दी थी। ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, डिप्लोमेसी में ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है। वो अपने बिल्कुल जो, जैसे अमेरिका को उसने ज़रूर बताया होगा, अमेरिका और उनका जो है जो रिश्ता है इजराइल का, वो इलाज का है। दरअसल मामला कहाँ है? मामला ये हुआ है कि इस बार ईरान ने उन सारे गल्फ़ कंट्रीज को अटैक करना शुरू कर दिया है जहां अमेरिका के बेस हैं, सैनिक बेस जहां पर हैं। तो नेचुरली अब जब अटैक आप करते हैं, और आप जान रहे हैं कि ये सारे अटैक्स जो हो रहे हैं वो मिसाइल से हो रहे हैं, तकनीक है उसमें, आमने सामने कोई फोर्स, जिस तरह से पहले लड़ाई होती थी अब वो लड़ाई हो नहीं रही है। तो उसमें नेचुरली हॉस्पिटल्स पर भी मिसाइल्स गिर रहे हैं, वो तेल के जो टैंकर हैं उस पर भी मिसाइल्स गिर रहे हैं। तो उसमें
ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिनका इजराइल और ईरान का जो लड़ाई चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने, चूँकि गल्फ़ के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब से भारतवर्ष के अच्छे संबंध हैं, तो भारतवर्ष ने सिर्फ यूएई के जो ये राज्याध्यक्ष हैं उन्हीं से बात नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सऊदी अरबिया के भी जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे भी उनकी बात हुई है, और जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं उन लोगों से भी बात हुई है, और उन्होंने सॉलिडरिटी उनके साथ की है, और ये कहा है कि ईरान को उन लोगों पर अटैक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ईरान का संबंध है, तो ईरान, आप सब लोग जानते हैं हम लोग कि भारतवर्ष अपने 80% तेल और गैस का निर्यात जो है सो बाहर से करता है, और उसमें आयात करता है वो। और आपने देखा कि अभी रूस से हम सबसे ज़्यादा तेल आयात कर रहे थे, तो ये जो तेल और गैस का जो मामला है उसके चलते ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, पौराणिक संबंध भी हमारे ईरान के साथ हैं, और ईरान भी भारतवर्ष को तरजीह देना चाहता है। जैसे चाबहार पोर्ट, अब चाबहार पोर्ट को उसने भारतवर्ष को बनाने के लिए दिया, भारतवर्ष का बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है चाबहार पोर्ट में। चाबहार पोर्ट के बन जाने से हम लोग सीधे बिना पाकिस्तान को एक तरह से बाईपास करके हम लोग स्ट्रेट जो है सो सेंट्रल एशिया में और यूरोप में व्यापार अपना कर सकते हैं। तो भारतवर्ष के भी बहुत सारे जो स्टेक हैं, जो व्यापार वगैरह का खास करके है, वो स्टेक हैं कि ईरान सुरक्षित रहे। अमेरिका के जो आर्मी के जो सबसे प्रमुख हैं उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका भी नुकसान झेलेगा, उसको किस बात का डर? नहीं, नेचुरली आप जब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और आप ईरान को कमतर करके आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास जो है सो मिसाइलों का भंडार है, और वो मिसाइल का भंडार उसने 1600 फीट नीचे ज़मीन के रखा है, जहाँ पर जो अमेरिका का जो उस तरह के जो हैं उसको भी वो बेध नहीं सकता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो उसके पास जो है सो काफ़ी मात्रा में है, और कहा जा रहा है कि इतने मिसाइल्स उसके पास हैं जिसमें वो 15 दिनों तक लगातार अगर मिसाइल का प्रयोग करे तब जाके कहीं वो समाप्त होगा। तो नेचुरली अमेरिका ये समझ रहा है, और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के 2 विमान जो है सो धराशायी हुए हैं, जिसके बारे में उसका कहना था कि नहीं, ये फ्रेंडली जो हमारा अपना जो देश था उसके द्वारा गलती से जो है सो ये किया गया। तो ये अमेरिका का कहना है, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, हम लोगों ने मारा है। संजोग ऐसा है कि पायलट दोनों इजेक्ट हो गए हैं और इजेक्ट होकर सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिक 3 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी नागरिक हों या सैन्य हों, वो 3 मारे गए हैं, जो कि ट्रंप का बयान भी आया है कि अगर जो हम 3 नागरिक जो मारे गए हैं या जो सैनिक मारे गए हैं उसका बदला ईरान से लिया जाएगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि अमेरिका जो है वो कभी अपने लोगों को खोना नहीं चाहता है। तो एक तरह से अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस बात के लिए अमेरिकी जनमत को तैयार कर रहे हैं कि भाई कुछ कैजुअल्टी हो सकती है। कैजुअल्टी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हो, लेकिन कुछ कैजुअल्टी हो सकती है। इसके लिए वो एक वातावरण तैयार कर रहे हैं ताकि अमेरिकी जनमत जो है वो बिल्कुल जो है सो फ्यूरियस नहीं हो जाए, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने आदमी को खोना नहीं चाहता है। ठीक है, ये तो हो गई 2 देशों की बात जिनके बीच युद्ध चल रहा है, वो आपसी अपना इसको धीरे धीरे सुलह होगा या एस्केलेट होगा, ये पूरा मामला ये वक्त की बात है। फिलहाल जैसा आपने बताया कि हम तेल का आयात वहाँ से करते हैं ईरान से, तो भारत की इकोनॉमी पे इसका क्या असर होने वाला है? नहीं, नेचुरली भारत के, देखिए आप एक बात जान लीजिए कि जो जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिस पर कि ईरान का कब्जा है, माने ईरान उसको के वो उसमें कंट्रोल में है वो। तो वो जो है सो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, और ओमान की खाड़ी अरब सागर से लगती है, तो उसका प्रयोग करके लगभग 40% तेल और गैस हम लोग वहाँ से मंगाते हैं। तो बहुत कम खर्चे में हमारे पास पहुँच जाता है। अब अभी तक तो बंद नहीं किया है उसने, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखा जाना चाहिए कि ईरान उसको बंद कर देगा। तो उसको बंद कर देगा तो ये जो तेल इतना महंगा हो जाएगा, चूँकि बहुत दूर घूम कर तब वो तेल और गैस आ पाएंगे। हमारे यहाँ आपको मालूम है कि 13 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की हम लोगों को ज़रूरत है। तो इतने तेल, फिर गैस
के लिए भी हम डिपेंडेंट हैं उस पर। तो ये सब अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद हो जाता है अगर, तो एक सिर्फ हम ही को परेशानी नहीं होगी, चीन भी उस माध्यम से चीन के पास भी तेल जाता है, जो साउथ कोरिया है उसको भी तेल पहुंचता है, जापान है उसको भी तेल पहुंचता है। लेकिन वो देश जो है सो समृद्ध देश हैं, वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन हम लोग झेलने की स्थिति में नहीं हैं। तो भारतवर्ष को एक बार फिर रसा की ओर उन्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अगर ये लड़ाई लंबी चली तो भारतवर्ष की स्थिति खराब हो जाएगी, और उस स्थिति में एक बार फिर से रसा से हमको तेल लेने के लिए मजबूर। चूँकि वेनेजुएला से जो आप तेल की बात कह रहे हैं, तो ठीक है कि वेनेजुएला में $10 तेल सस्ता है रसा के बनिस्बत, लेकिन वेनेजुएला से लाने का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जो कि रसा से लाने में आपको नहीं पड़ता है। तो एक तरह से भारतवर्ष के लिए संकेत है कि एक बार फिर से वो रसा के साथ जो उसने अमेरिकी दबाव में जो रसा के साथ उसने तेल के परचेज को कम कर दिया था, उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये है। और ये कोशिश भारतवर्ष की होनी चाहिए कि ईरान के साथ भी उसके संबंध बहुत ख़राब नहीं हों, ऐसा प्रयास होना चाहिए, और ऐसा प्रयास हो भी रहा होगा, क्योंकि हमारा अरबों खरबों डॉलर हमने लगा दिया हुआ है चाबहार पोर्ट में। तो चाबहार पोर्ट अगर ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तभी तो उस चाबहार पोर्ट भी आगे हम उसका उपयोग कर सकेंगे, हम अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। तो लेकिन भारतवर्ष के सामने संकट ये है कि भारतवर्ष इजराइल को भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि इजराइल आपके लिए बराबर खड़ा रहता है, हर एक मुद्दे पर वो खड़ा रहता है, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो सीधे सीधे उसका भारतवर्ष के पक्ष में वो रहता है। अमेरिका अगर आपके पक्ष में नहीं भी है तभी भी इजराइल आपके लिए खड़ा रहता है, और इजराइल के साथ आपके बहुत सारे जो खास करके आपने देखा कि इजराइल ने जो आपको दिया उसके कारण ही ऑपरेशन सिंदूर के समय जो मिसाइल्स आए उसको आप रोक पाए थे, तो इजराइल के द्वारा दिया गया हुआ था। तो इस तरह से एक असमंजस की स्थिति भारतवर्ष के सामने है, लेकिन भारतवर्ष इस तरह के संकटों को पीछे भी झेला है, और उम्मीद है कि आगे भी जो हमारे जो विदेश नीति के सब लोग जो इसको करने वाले लोग हैं वो लोग इसको अच्छे से निकाल लेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसको इस मामले में क्या संदेश दें, क्योंकि हर रोज़ आप देख रहे हैं कि टीआरपी के दौर में जो चैनल हैं, बुर्ज खलीफा पर अटैक हो गया, मतलब टीआरपी के लिए वो लोग तरह तरह की जो है वो खबरें चलाते हैं। ऐसे में दर्शकों को किस मानसिकता में किसी भी खबर पर ध्यान देना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं और युद्ध से सबको नुकसान होता है। ये ठीक है कि हम भारतवर्ष एक लंबे समय से 1971 के बाद कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भारतवर्ष नहीं आया हुआ है, थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ हुआ है, लेकिन कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है। तो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, विन विन स्थिति है ये। अमेरिका भी इसीलिए सुखी है कि अमेरिका के लैंड पर कभी कोई अटैक नहीं होता है, कभी कोई लड़ाई नहीं होता है। अमेरिका अपना सभी जगह अपना जो है सो उसने अपने बेस बनाए हुए हैं और उस बेस से वो अटैक करता है। तो लेकिन आर्थिक रूप से तो भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ता है, और भारतवर्ष एक अभी भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है। तो विकासशील देश होने के नाते आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सधा हुआ रिएक्शन होना चाहिए। जैसे आपका रिएक्शन, आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो इस्लामिक शासन था, ईरान का शासन अभी है ही है, ख़त्म नहीं हुआ है, उस शासन ने हजारों हजार औरतों को और उस तरह के लोगों को जो मानवाधिकार के पक्षधर लोग थे उनको मार दिया है। तो और बुरी तरह से उनको मारा गया है। आपने देखा कि किस तरह से वहाँ की औरतों ने जो है सो अपने ये हिजाब को हटाकर और अपने बाल को कटाकर उन्होंने जो है सो प्रोटेस्ट किया उस समय इसका। तो ऐसा नहीं है, वो भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी थोड़ी ओपन होनी चाहिए, उसमें महिलाओं को जो है सो सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और उनको अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एक यहूदियों का आखिर क्या होगा, यहूदियों का एक देश है, तो यहूदियों का देश है तो यहूदियों को भी तो होमलैंड उसका होना चाहिए। तो वो रह रहा है और वो बराबर आप एक तरह से भय का वातावरण वहाँ बना हुआ है। और ये सब लोगों को पता है कि ईरान जो है वो
ईरान खुद कहता है कि भाई हम यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हम शांति के लिए करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो तो स्वीकार कर ही रहा है कि वो यूरेनियम का इनरिचमेंट करता है। इसका मतलब है कि इनरिचमेंट जब करते करते आप एक खास जगह पर पहुंच जाते हैं तो परमाणु अस्त्र में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इजराइल को ये डर है कि ये परमाणु अस्त्र का प्रयोग किस पर होगा। जिस तरह से हम लोगों का बराबर डर रहता है कि अगर पाकिस्तान के पास कुछ इस तरह का होगा तो किस पर अटैक करेगा वो हिंदुस्तान। देखिए, पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान अभी अमेरिका के साथ नज़दीकी अपनी बढ़ा रहा है। अमेरिका ने उसको वर्ल्ड बैंक वगैरह से काफ़ी पैसा दिलवाया है, लेकिन वहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी टसल चल रहा है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और बलूचिस्तान के साथ जो चल रहा है झंझट वो भी है। तो पाकिस्तान एक तरह से बहुत अभी असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करे। वो अमेरिका के साथ रहे, इजराइल के साथ रहे, या फिर ईरान के साथ रहे, ऐसी बात जो है सो एक है। और एक अरब वर्ल्ड में भी यूनिटी की जो कमी है उसमें कहीं ना कहीं शिया सुन्नी का भी मामला है। चूँकि ईरान जो है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकमात्र राष्ट्र है जिसके राज्याध्यक्ष या जिसके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो सब जो है सो शियाइट लोग हैं, शिया लोग हैं। तो नेचुरली भारतवर्ष में जो कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, वो लखनऊ वगैरह में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो शिया समुदाय के लोगों के द्वारा वो प्रोटेस्ट है। लेकिन ऐसे सुन्नी समुदाय से भी प्रोटेस्ट हुआ है इस्लाम के नाम पर। लेकिन भारतवर्ष को इन चीज़ों से भारतवर्ष को बचना चाहिए और भारतवर्ष का ये प्रयास होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो। आपने देखा है कि किस तरह से एक बहुत अच्छा स्टैंड फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा लिया है कि नहीं, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे बल्कि हम चाहेंगे कि शांति कायम हो। तो ये तमाम बातें हैं अभी इजराइल और ईरान के बीच जो अमेरिका के साथ की वजह से जो आक्रमण हो रहा है उसमें पूरा जो है वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर बना है उसके ऊपर पूरी बातचीत। जहाँ तक बात है तो हम महाभारत पढ़ने वाले देश के रहने वाले हैं और महाभारत की जो पूरी कहानी है वो हमको ये सिखाती है कि युद्ध जो है वो जीतने वाले का होता है। सही या गलत अलग बात हो जाती है। युद्ध में नुकसान होता है तो मानवता की, और अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में घिसकर मारा जाता है। फिलहाल इन बातों को हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और अभी के लिए इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।